टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह आकलन परीक्षा हो, झारखंड टेट की परीक्षा हो या सेंट्रल टेट की परीक्षा हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे वीडियो को अवश्य देखें। आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे क्योंकि मेरा जो भी वीडियो है वह एकदम सिलेबस के आधार पे है। हिंदी व्याकरण में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और उसके उदाहरण क्या-क्या हो सकते हैं। साथियों, यह है संज्ञा। संज्ञा नाम सुनकर ऐसा लगता है कि संज्ञा है क्या चीज़? संज्ञा हमें आता है। संज्ञा का परिभाषा हम जानते हैं तो हमें पूरा का पूरा संज्ञा आता है। लेकिन साथियों, जब संज्ञा के भेद पाँचों भेद और उस पाँचों भेद में से किसी एक उदाहरण को पूछा जाए कि बताइए ये पाँचों भेद में से किस उदाहरण का आंसर है, तो वहाँ पर आपका दिमाग जो है कि चकरा जाएगा। इसलिए हम परिभाषा को भी क्लियर करेंगे और उसके पाँचों भेद को भी क्लियर करेंगे और उस पाँचों भेद में से कोई भी एक छोटा भी शब्द अगर आपके सामने परीक्षा में आ जाता है, तो आप 101% दावे के साथ सही आंसर मार के आएँ, यही मेरी इच्छा रहती है। और इसके लिए आप सभी को मेरा वीडियो ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम इसके परिभाषा को समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ध्यान से समझिए इसको। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी का मतलब किसी भी प्राणी का जो नाम है वह संज्ञा है। किसी भी वस्तु का नाम है वह संज्ञा है। वस्तु मतलब कुछ भी हमारे सामने, हमारे जो पर्यावरण में जो भी वस्तु हैं, चाहे वो पेड़ है, पत्ता है, अमरूद है, ईंट है, किताब है, मोबाइल है, जो चीज़ भी है वह संज्ञा है क्योंकि उसका एक नाम है। स्थान है, आप जिस स्थान में रहते हों या जिस स्थान पे जाना चाहते हों, उसका भी एक नाम है, तो वह भी संज्ञा है। भाव, भाव मतलब एक्सप्रेशन, आपका जो भाव है मतलब अगर आप जब कभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो हँसने लगते हैं, यह भाव है। अगर आप ज़्यादा दुखी हैं, तो आपके चेहरे पे अजीब-सी उदासी आ जाती है, तो वह भाव है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो खूब उछलते-कूदते हैं, खेलते-कूदते हैं और बहुत सारे कार्य को करने लगते हैं, तो ये सब भाव को दर्शाता है। तो वही भाव, उस भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। अब हम संज्ञा के भेद उसके बारे में जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। देखिए, हमने एक ग्राफ के ज़रिए इसको समझाने का प्रयास किया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं और जाहिर सी बात है कि संज्ञा से अगर प्रश्न पूछेगा तो संज्ञा की परिभाषा तो नहीं पूछेगा। इन पांचों का जो परिभाषा है और इन पांचों का जो उदाहरण है, उस उदाहरण में से एक शब्द को उठाता है और पूछता है कि बताइए यह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो हमें इसको समझना होगा कि उस शब्द को पकड़ने के लिए कि वह किस प्रकार की संज्ञा है, उसको पकड़ने के लिए हमको इन पाँचों परिभाषा को पकड़ना होगा और समझना होगा कि आखिर यह परिभाषा क्या बताता है और वो जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा हुआ शब्द, वह किस परिभाषा को परिभाषित करता है। तो आइए इसको समझने के लिए हम देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं, हम क्रमानुसार संज्ञा के पांचों भेद को देखते हैं कि इनकी क्या-क्या परिभाषाएँ हैं और उनके क्या-क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्रम के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 पे है। तो आइए इसके परिभाषा को हम समझते हैं। इसकी परिभाषा है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नामों का बोध कराती है। मतलब वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नामों का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसका बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान पटना, ये किसी स्थान का नाम है, वस्तु का नाम किसी भी वस्तु का नाम हम ले सकते हैं, ईंट, पत्थर, है ना, पेड़, कुछ भी हम उसका नाम ले सकते हैं। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह पर्सनल सिर्फ़ एक चीज़ का नाम लिया जा रहा है। जैसे राम एक है, हम सिर्फ़ राम का नाम ले रहे हैं। गंगा, एक नदी, गंगा एक है, मतलब एक नदी का नाम हमने लिया। वह व्यक्तिवाचक है, वह पर्सनल है। पटना, किसी एक शहर का हमने नाम लिया, पटना। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो य यही सब इन सब चीज़ों को समझना है और इसको समझकर अपने माइंड में सेट करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो सिर्फ़ जो व्यक्तिगत जो नाम है, वही जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। मतलब जो संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। इसके उदाहरण से हम समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा को हमने समझ लिया। अब इसकी जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है, यह कह रहा है कि नदी, नदी है जातिवाचक संज्ञा, पर्वत जातिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक संज्ञा। तो भैया कैसे ये जातिवाचक संज्ञा हो गया? देखिए, हम जब बोलते हैं नदी, तो नदी एक जाति हो गई किसकी? जैसे हम गंगा का नाम न लेकर, गंगा एक नदी है, तो हम गंगा का नाम न लेकर, यमुना का नाम न लेकर, हम स्वर्णरेखा नदी का नाम न लेकर, हम कोयल नदी का नाम न लेकर, अमानत नदी का नाम न लेकर, सीधे हम उसको बोलते हैं नदी। यह एक नदी है। हम यह नहीं बोलते हैं कि यह अमानत नदी है, या हम यह नहीं बोलते हैं कि यह कोयल नदी है। हम सीधे बोलते हैं कि यह नदी है। तो यह जितने भी प्रकार की नदियाँ हैं जिनका कुछ न कुछ नाम है, उन सभी की एक जाति हो गई नदी। तो उस जाति का जब हम नाम लेते हैं, तो वही होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कोयल नदी है, अमानत नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, और बड़ी नदियों में गंगा नदी है, यमुना नदी है। तो हम उन लोग का पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत नाम न लेकर डायरेक्ट उनकी जाति की बात हम करते हैं। यह एक नदी है। तो अब उसका नाम हम नहीं लेते हैं कि कौन-सी नदी है। सिर्फ़ हम बोलते हैं यह एक नदी है, तो वही हो गया वह जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार पर्वत है। पर्वत का वही सब, पर्वत मतलब पहाड़। अगर हम किसी पहाड़ का नाम न लें, जैसे कि हिमालय पर्वत है, विंध्य पर्वत है, और बहुत सारे पर्वत हैं जिनका नाम न लेकर हम सीधे बोले कि यह एक पहाड़ है, तो वह उन सभी जिन पहाड़ों का नाम रखा हुआ है, उन सभी का यह एक जाति हो गया पहाड़। मतलब हम नाम न लेकर उसके जाति की बात करें तो वही जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे एक और उदाहरण है इसका, लड़की। अगर हम किसी लड़की है, अगर हम किसी को सीता, गीता, कुछ भी उसका नाम न लेकर सीधे बोलते हैं, "ए लड़की इधर आओ।" तो वह लड़की क्या हो गया? सीता और गीता की जाति हो गई। तो हम जब उसके जाति की बात करते हैं, उसके जाति के परिभाषा को परिभाषित करते हैं, तो वही हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब इसके आगे हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए इस प्रकार है कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी है। मतलब जिस शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन पदार्थ से जो चीज़ बना है उसे, जैसे समझिए सोना, चांदी, तेल, पानी, धुआँ, ऑक्सीजन, ये उसके उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तेल, पानी, धुआँ, ऑक्सीजन। देखिए हमने इसको कैटेगराइज़ किया है, सोना, चांदी ठोस, तेल, पानी द्रव्य और धुआँ, ऑक्सीजन गैस। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में द्रव्यवाचक पाए जाते हैं। देखिए सोना, चांदी से क्या बनता है? सोना, चांदी से आभूषण बनते हैं, है ना? कोई सोने का अंगूठी बन गया, जैसे देखिए सोने का अंगूठी है। तो यह जो है सोना, चांदी।
इससे जब कोई चीज़ बनता है तो वह द्रव्यवाचक हो जाता है। तेल, पानी देखिए तेल से क्या बनता है? भोजन बनता है। पानी से क्या बनता है? गर्मी के दिनों में शरबत बनता है। धुआँ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब का प्रयोग हम कहीं न कहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ भी बनता है, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है यह संज्ञा। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचक न होकर समूह का वाचक हो, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी पर्सनल व्यक्ति का वाचक न होकर वह पूरे समूह का वाचक हो, तो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। परिभाषा पर ही यह आधारित है। जैसे कि देखिए वर्ग है। हम अगर विद्यालय में पढ़ाते हैं, अगर हम शिक्षक हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो हम किसी एक बच्चे की बात नहीं करते हैं, हम पूरे उस वर्ग की बात करते हैं कि पहले वर्ग में इतने बच्चे हैं, दूसरे वर्ग में इतने बच्चे हैं, ना कि हम एक-एक बच्चा को काउंट करते हैं। वहाँ पर वर्ग की बात होगी, टीम हो गया। अगर हम खेलते हैं, तो सिर्फ़ एक व्यक्ति से वह टीम का निर्माण नहीं होता है, उसमें जो है कि खेल के अनुसार क्रिकेट में 11 जैसे टीम होती है 11 प्लेयर की, तो वो पूरा टीम हो गया समूहवाचक। वर्ग हो गया समूह। परिवार, परिवार किसी एक लोग से बनता नहीं है। उसमें एक से अधिक लोग हों तो वह परिवार है। तो वो उसका जो समूह होता है वही समूहवाचक हो गया। अधिकारी, अधिकारी कोई एक अधिकारी से कोई भी ना तो हमारा देश चलता है, ना राज्य चलता है, ना जिला चलता है, ना प्रखंड चलता है। तो अधिकारी मतलब बहुत सारे अधिकारी। उसमें किसी एक अधिकारी का हमने नाम नहीं लिया कि आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। हमने बोला अधिकारी हैं, तो वह किसी विभाग के अधिकारी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक हो सकते हैं, तो वह पूरे समूह में आ जाते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम समूह के लिए करते हैं, वही समूहवाचक संज्ञा होता है। इसके बाद अंतिम है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक होते हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द मतलब किसी भी भाव का या किसी भी गुण का या किसी भी दशा स्थिति का जब हम किसी को देखकर उसके एक्सप्रेशन को देखकर हम पता करते हैं, यह क्रोधित है या खुशी है इसके अंदर या ये जो कार्य कर रहा है वह बचपन की अवस्था का कार्य कर रहा है या बुढ़ापे की अवस्था का कार्य कर रहा है, तो कौन-सा कार्य कर रहा है? अगर वह खा रहा है, तो खाने के बाद उसके चेहरे पर मिठास की एक्सप्रेशन आती है या जो खाने के बाद जो है कि उसको कड़वा लगता है, उसका एक्सप्रेशन आता है। वो सभी भाव, जितने भी भाव हम बना लेते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध है, अगर हम किसी बात पर गुस्सा हैं, तो हमारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन बता देता है कि हम क्रोधित हैं। अगर हम कुछ खाए हैं तो खाने के बाद अगर वो मीठा लगता है तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है। अगर वो तीता लगता है, कड़वा लगता है तो उसका एक्सप्रेशन अलग लगता है। तो उसी भाव को बोलता है जैसे क्रोध, मिठास, बचपन अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा, ये सारे चीज़ जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन इसके परिभाषा को अगर समझते हैं तो हमको सारे उदाहरण को याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके परिभाषा से हम समझ जाएँगे कि यह किस संज्ञा का उदाहरण है। तो भाव मतलब भाव, एक्सप्रेशन कि हम हमारे ऊपर जो भी बीत रहा है या बीत चुका है, उस समय हम हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा बर्ताव क्या होता है, बिहेव क्या होता है। जैसे हम बहुत खुश हैं, हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटित हुए जिससे हम बहुत खुश हैं, उस समय हमारी क्या अवस्था होती है? हम किस सिचुएशन से गुज़रते हैं, हमारे चेहरे पर कौन-सा एक्सप्रेशन होता है, इस चीज़ को समझना है और वही है भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि संज्ञा का यह वीडियो, संज्ञा का यह चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपसे बस एक ही गुज़ारिश रहती है कि मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। हमारा सिर्फ़ हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एक बार फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर और इसके बाद हम और भी इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और हर एग्ज़ाम के लिए आपको हम प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।